तो सत्ता परिवर्तन, परमाणु शक्ति बनने से रोकना, बैलिस्टिक संकट खत्म करना, ये वो लक्ष्य थे जिन्हें केंद्र में रखकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंका था, जिसका पहला दौर 40 दिन चला। आज से 15 दिन का युद्ध विराम लागू हो चुका है, लेकिन ट्रंप अपना कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर सके। ईरान 40 दिन बाद भी मजबूती के साथ अमेरिका के सामने खड़ा है, अडिग है। ऐसे में सवाल है कि पूरी शक्ति के साथ ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को लौटकर बातचीत की टेबल पर क्यों आना पड़ा? ऐसा क्या हुआ जो मंगलवार को ईरान के सर्वनाश की धमकी देने वाले ट्रंप बुधवार के दिन बैकफुट पर आ गए? ये पूरी डिटेल आपको दिखाता हूं इस रिपोर्ट में। 7 अगस्त को सभ्यता का विनाश करने वाला पोस्ट किया, जिसके बाद ईरान ने मध्यस्थों से बातचीत बंद कर दी, जबकि अमेरिका इसके बाद भी कोशिशें करता रहा। 14 दिन का युद्ध विराम हुआ, लेकिन ईरान के 10 बिंदु वाले प्रस्ताव पर, जिसे ईरान ने ट्रंप के 15 बिंदु वाले प्रस्ताव को खारिज करने के बाद भेजा था। युद्ध विराम हुआ, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट पर अब भी ईरान का कंट्रोल है। वो टैक्स वसूलेगा, यानी ट्रंप युद्ध विराम के दौरान भी हॉर्मुज में जंग से पहले की स्थिति हासिल नहीं कर पाए। और 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक के साथ जंग की शुरुआत की। सुबह के वक्त अमेरिका ने खामनेई के दफ्तर बेत रहबरी पर बमबारी की, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई। यह अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली गलती थी, क्योंकि इससे सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य एक झटके में समाप्त हो गया। खामनेई की मौत का असर यह हुआ कि इस्लामी शासन के विरोधी अब अमेरिका के विरुद्ध खड़े हो गए। राष्ट्रवाद की भावना जल उठी और अमेरिका के खिलाफ ईरानी जनता ने सिर पर कफन बांध लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी गलती 7 अप्रैल को की। उन्होंने पोस्ट किया कि आज रात एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा, जिसे फिर कभी पुनर्जीवित नहीं किया जा सकेगा। इस पोस्ट से पूरी दुनिया ट्रंप के खिलाफ हो गई। ईरानी जनता का समर्थन किसके साथ है, यह सभ्यता मिटाने वाले बयान के बाद दिखा। लोग पुलों और पावर स्टेशनों पर जमा हो गए और ग्लोबल दबाव में ट्रंप को हथियार डालने पड़े। 28 जनवरी को जंग के पहले दिन खामनेई को मारकर ट्रंप और उनके कमांडर्स ने पहली गलती की, जबकि 7 अप्रैल को सभ्यता का विनाश करने वाली धमकी देना ट्रंप की दूसरी बड़ी गलती थी, जिसने ईरान को एकजुट कर दिया। जबकि इस दौरान तेल की कीमतें बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय दबाव, सहयोगियों के पीछे हटने और महाअभियोग के डर से घरेलू राजनीति ने ट्रंप को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में 4 बड़े लक्ष्य तय किए थे। पहला लक्ष्य था ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करना, जिसमें उन्हें सफलता मिली, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन टॉप लीडरशिप खत्म करने के केंद्र में उद्देश्य सत्ता परिवर्तन था, जिसमें अमेरिका पूरी तरह से फेल रहा। युद्ध विराम के बाद मुस्तबा की स्थिति ईरान में और मजबूत हो गई है। इसके अलावा ट्रंप का लक्ष्य ईरान के बैलिस्टिक प्रोग्राम को तबाह करना था, जिसमें अमेरिका सफल नहीं हो सका। ईरानी दावों की माने तो उसके पास अब भी मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा है। वो नई मिसाइलें भी तैयार कर रहा है। ईरान में सबसे बड़ा लक्ष्य परमाणु संवर्धन को रोकना था, ताकि ईरान एटम बॉम्ब ना बना सके। लेकिन ईरान अब भी संवर्धन की जिद पर अड़ा है, यानी यहां भी अमेरिका पूरी तरह सफल नहीं हो सका। तो सीज फायर के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा, लेकिन ईरान की दखल उसमें खत्म नहीं होगी। ईरान का दखल खत्म नहीं होगा। ईरान की शर्तों को लेकर जो खबरें आई हैं, उसके मुताबिक ईरान का हॉर्मुज प्लान एक्टिव होने वाला है, जिसके तहत वो युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए हॉर्मुज में टोल वसूलेगा। ओमान भी इस वसूली में पार्टनर बनने वाला है, क्योंकि हॉर्मुज के कुछ हिस्से ओमान की सीमा के भीतर भी आते हैं। इसलिए सीज फायर के बाद तेल की सप्लाई तो शुरू हो जाएगी, लेकिन माना जा रहा है कि वर्षों तक दुनिया के सभी देशों को अपने जहाज और टैंकर के बदले ईरान और ओमान को अब मोटी फीस चुकानी होगी। यही वजह है युद्ध खत्म होने के बावजूद अरब देश हॉर्मुज का विकल्प तलाशते रहेंगे। हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण रहेगा, युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई होगी। हॉर्मुज में ईरान जहाजों से फीस वसूलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज में ईरान ओमान टोल वसूल करेंगे। अमेरिका को वसूली को मंजूरी देनी होगी। ईरान हर तेल टैंकर से 18 करोड़ रुपए वसूल सकता है। और हॉर्मुज स्ट्रेट के आंकड़ों की बात करें तो युद्ध से पहले यहां से करीब प्रतिदिन कुल 138 टैंकर और जहाज गुजरते थे। हॉर्मुज से तेल टैंकर के जरिए दुनिया में प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सप्लाई होती है। अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक ईरान प्रति जहाज 18 करोड़ 80 लाख रुपए वसूल सकता है। इस हिसाब से हॉर्मुज में एक दिन में करीब 2482 करोड़ रुपए की वसूली हो सकती है। यानी हॉर्मुज में टोल की वसूली शुरू हुई तो हर महीने ईरान को 41,559 करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है। इजरायल पिछले महीने से ही ईरान के इस प्लान को नाकाम करने में जुट गया था। इजरायल ने अरब देशों को कहा कि वो तेल का व्यापार इजरायल से करने का प्लान बनाए,
इसके लिए फारस की खाड़ी के किनारे से जॉर्डन के रास्ते पाइपलाइन बनाई जा सकती है। इजराइल मिडिल ईस्ट के देशों को तेल की सप्लाई को हाइफा पोर्ट से करने की योजना पर काम कर रहा है। इजराइल और अरब देश चाहते हैं कि सिर्फ होर्मुज नहीं बल्कि हूती की वजह से लाल सागर के रूट को भी बाईपास करके तेल पाइपलाइन लगाई जाए। अरब देशों को प्रस्ताव दिया है, अरब को सीधा भूमध्य सागर से जोड़ा जाएगा। लाल सागर में हूती के खतरे को अहमियत दी गई है। छोटा तेल टैंकर एक बार में 20 लाख बैरल कच्चा तेल ले जा सकता है। बड़े समुद्री तेल टैंकर 30 लाख बैरल तेल लेकर सफर कर सकते हैं। पाइपलाइन की क्षमता प्रेशर और पाइप के आकार पर निर्भर होती है। तो एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ तमाम अरब देश, और ऐसे में सवाल है कि होर्मुज को बाईपास करने के लिए दूसरी जगहों की तरह नहर का निर्माण क्यों नहीं कराया जाता है। असल में ऐसा निर्माण बेहद मुश्किल है। इन इलाकों में पहाड़ और दर्रों की मौजूदगी है जिसे काटना, नष्ट करना और फिर एक नहर तैयार करना बेहद मुश्किल है। इन इलाकों में कई ऊंची ऊंची चोटियां भी हैं जिसे काटना मुमकिन ही नहीं है। कोशिश भी हुई तो वर्षों तक का वक्त लग सकता है। युद्ध के दौरान अब कैक से यानबू पोर्ट तक जाने वाली सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से तेल की सप्लाई होती रही। 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से सप्लाई को और बढ़ाने पर बात चल रही है। फिलहाल 70 लाख बैरल प्रतिदिन पाइपलाइन की सप्लाई क्षमता है। इसे 2 गुना 3 गुना करने का प्लान तैयार हो रहा है। इसी के बगल में नई पाइपलाइन बिछाने का प्लान भी तैयार हो रहा है। होर्मुज को बाईपास करने के लिए मिडिल ईस्ट में कई पाइपलाइन बनाने का प्लान तैयार हो रहा है। अब पुराने रूट पर ही नई पाइपलाइन लगाई जा सकती है। पाइपलाइन की क्षमता को कई गुना बढ़ाया जाएगा। साथ ही लाल सागर में कई पोर्ट बनाए जा सकते हैं। ओमान और लाल सागर को तेल सप्लाई का नया केंद्र बनाने की योजना भी शुरू हो सकती है।